डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स का हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में देखेंगे सेट 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया सर इंग्लिश में भी बता देना, सेट के हमारे पेपर जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या पूछा गया, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना कि क्या क्वेश्चन है, और उसको आप चाहे तो फिर कॉपी पेन ले लीजिए और उसको सुन करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और आप जीवन के सामान्य कारोबार की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में क्या होता है जीवन का सामान्य कारोबार, अर्थशास्त्र में जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि आर्थिक कार्य होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मनुष्य की आर्थिक कार्य। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इकोनॉमिक वर्क ऑफ मैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो यहाँ से पूछा गया, द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो कौन सा चीज़ नहीं है, तो देखो उत्पादन, उपभोग और वितरण, ये तीनों इकोनॉमिक्स में होते हैं। सरकार का गठन कोई भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का लेना देना इससे नहीं है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे सांख्यिकी के जनक पूछा गया है। अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाता तो अर्थशास्त्र का जनक जो हो जाता वो एडम स्मिथ हो जाता, लेकिन यहाँ सांख्यिकी यानी कि जो हम बोल सकते हैं इसको स्टैटिक्स के जो है फादर किसे कहा गया है, यानी कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गॉटफ्राइड एन एकेनवॉल। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो सांख्यिकी क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल। तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसका सांख्यात्मक मान भी होता है, आंकड़ा भी होता है, और सांख्यिकी तथ्य, ये सारे के सारे सांख्यिकी में ही शामिल होते हैं। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है कि आपका जो डाटा होगा वो मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव भी होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या जो हो सकती है वो कितनी होती है, तो केवल 2 होती है। यहाँ पूछा क्या गया है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, स्ट्रक्चर्ड और फाइनाइट आंसर क्वेश्चंस कैन हैव एनी नंबर ऑफ चॉइसेस। तो यहाँ पर जो है कितने चॉइसेस होते हैं, 2 चॉइसेस, ओनली 2। उसके बाद में है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपका रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा रेस्ट विद द इन्वेस्टिगेटर। जो अन्वेषक होता है हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर या फिर इन्विजिलेटर, इस तरह से बोलते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर ही इसका सही रहता है। तो ये कौन सा होता है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं उसके, तो प्राइमरी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा संग्रहण के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति खालिस्तान कहलाता है। यहाँ पूछा गया है, द पर्सन हु कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर डाटा कलेक्शन इज नॉन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, अभी अभी मैंने बताया, अन्वेषक। तो यहाँ पे जो है आपका अन्वेषक प्रेषक जो है इन्विजिलेटर या इन्वेस्टिगेटर भी बोल सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, में पूछा गया आपसे, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उदारता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो यहाँ पूछा गया, इन विच ऑफ दीज मेथड्स द एम्यूनेटर हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर जो है किसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद में आपका 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य हुआ था। स्वतंत्र भारत हुआ था 1947 के बाद में, उसके बाद में जनगणना हुई 1951 में। यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में पूछा क्या गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस वर्क डन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, वर्गीकरण आंकड़ों को खालिस्तान व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पूछा गया है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो यहाँ पे कौन से मतलब डाटा को किस तरह से हम करते हैं, तो हम स्तंभों में भी करते हैं और पंक्तियों में भी करते हैं।
यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न स्तंभों और विभिन्न पंक्तियों में, यानी कि इन डिफरेंट कॉलम एंड डिफरेंट रोज में। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं वो कॉलम में भी करते हैं और रो में भी करते हैं। क्योंकि आप देखते हो आंकड़े का जो टेबल बनता है कुछ इस तरह से बनता है, फिर इसमें इस तरह से रोज होते हैं आपके, ठीक है, और फिर कॉलम भी बना होता है, इस तरह से डिवाइड होता है, ये इस तरह से होते हैं सारे के सारे टेबल आपने देखे होंगे। तो इसमें रो भी है कॉलम भी है, तो इस तरह का आपको देखने का मिलता है टेबल। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। वर्ग जो होता है 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30 से 40, इस तरह से हम लेते हैं। तो उसका मध्य बिंदु क्या होता है, तो उच्चतम सीमा लेते हैं और लोअर लिमिट लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही होता है हमारा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर। औसत क्या होता है कि उच्च वर्ग यानी कि 0 से 10 है तो 0+10/2, तो वो औसत आ गया। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको, यहाँ बोला जाएगा द मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर जो है वर्ग यानी कि आपका जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसमें से आपका जो है बीच का बिंदु। वर्ग को फ्रीक्वेंसी भी नहीं कहते, आप इसको बोल सकते हो रेंज, ठीक है। तो रेंज जो होती है 0 से 10, 10 से 20 इस तरह होती है। तो आपको पूछा गया कि मिड पॉइंट ऑफ रेंज क्या होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है पूछा गया बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को खालिस्तान चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो चर कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट द रॉ डाटा इज क्लासिफाइड इनटू। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, उसको हम क्लासिफाई करते हैं मात्रात्मक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो बारंबारता वितरण में आपको आंकड़े हैं तो वो मात्रात्मक होंगे, गुणात्मक तो होंगे नहीं, स्थानीय होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक सतत चर का उदाहरण है। सतत चर का उदाहरण जिसको आसानी से पहचाना जा सके। क्षेत्रफल कहाँ की किस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, कितना भी हो सकता है पता नहीं है। बच्चों की संख्या किस बच्चों की बात कर रहा है, कहाँ के बच्चों की बात कर रहा है पता नहीं है। पास आने वाले वाली संख्या है, सॉरी पासे पर आने वाली संख्या है, तो वो भी फिक्स नहीं है, कभी एक आएगा कभी दो आएगा, किस संख्या की बात कर रहा है ये भी फिक्स नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये फिक्स होती है कि कितने विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से विद्यालय में, ये भी है। मतलब कोई चीज़ तो फिक्स है, भले विद्यालय नहीं है तो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो फिक्स है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल। तो आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है आपको, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है। तो इन हाउ मैनी ग्रुप्स आर टैली मार्क काउंट। तो आपको पता है टैली मार्क कैसे हम करते हैं, वन पहले वन लिखते हैं, इस तरह से टैली मार्किंग जब टेबल करते हैं तो वन फिर टू लिखते हैं फिर थ्री लिखते हैं, इसी तरह से एक लाइन और बनाते हैं फिर फोर बनाते हैं, और जब पांचवा नंबर आने वाला था तो हम इसको इस तरह से टेढ़ा करके काट देते हैं। हमारे पास टोटल कितने नंबर आ गए, पाँच। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कितने समूह आ गए, पाँच। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पाँच। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मैनी ग्रुप्स आर टेली मार्क काउंट। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को, अब इसमें देखिए डेट दिया गया है, पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप, अब इसमें पेट्रोल पंप भी बताए गए, खुले तथा 7 पेट्रोल पंप बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद। अब पेट्रोल पंप के साथ में विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मात्रा भी है, ठीक है ना, और डेट भी है। तो यहाँ पर जो है आपका एक पाठ विषय जो है ये बन रहा है। यहाँ पे आरेख मतलब आपको ग्राफ नहीं दिया है, डायग्रामेटिक कोई भी विवरण नहीं दिया है, और सारणीकरण यहाँ पे कोई सारणी भी नहीं दिया, टेबुलेशन भी नहीं दिया, टेबुलर फॉर्म नहीं दिया है, ठीक है। और मात्रात्मक, यहाँ पे मात्रा का भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका पूर्ण रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डेट भी आ गया है। इसमें पाठ विषय क्या है, स्टेटमेंट लिखी गई है, तो एक स्टेटमेंट है, टेक्सचुअल है, इसको पाठ विषय बोल सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए उसको, और इसको जो है कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका पाठ विषय का मतलब इस तरह के स्टेटमेंट अगर लिखे आते हैं तो वो स्टेटमेंट पाठ विषय यानी कि टेक्सचुअल होंगे, ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों पंक्तियों यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभों को ऊर्ध्वाधर, एक तो आपकी पंक्तियाँ जो हो गई वो इस तरह से हो गई, ठीक है, और जो आपका स्तंभ हो गए, स्तंभ जो सीधे खड़े होते हैं ये इस तरह से हो गए, रूप में कक्षा में दिखाती है। ये वह
आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। तो इस तरह का अगर आप टेबलर फॉर्म में बना रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रही है। तो यहाँ पे सारणी बन रही है ना, यानी टेबुलर फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सारणीकरण। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया, द 11th क्लास टीचर प्रेजेंट्स द डाटा इन रो, क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम्स इन वर्टिकल इन द क्लासरूम। तो व्हाट टाइप ऑफ डाटा सी इज प्रेजेंटिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेबुलेशन डाटा या टेबुलर डाटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। यहाँ पर भी क्या है आपका टेबुलर फॉर्म में करता है, यानी कि सुमित जो है टेबुलेशन करता है कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स को एक 10 साल के अवधि में पढ़ने वाले। और सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाएगा, यानी कि द क्लासिफिकेशन डन बाय सुमित ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉन बाई। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो हम उसको कहेंगे कालिक। ठीक है ना, इसमें देखिए क्या हो रहा है, सुमित पिछले 10 वर्षों की गणना कर रहा है, यानी कि काल की गणना कर रहा है, अवधि बता रहा है इसमें, है ना। तो इसमें जब टेबुलेशन हो रहा है समय पर जो भी टेबुलेशन होती है वो काल के हिसाब से होती है, तो हम उसको कालिक कहते हैं। कालिक का मतलब क्या हो गया आपका, जो कि आपका टाइम फॉर्म में हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज डाटा। तो यहाँ पे कालिक मतलब ये टाइम सीरीज आ गया। ठीक है, टाइम इसको इंग्लिश में टाइम बोलेंगे। तो यहाँ पे टाइम सीरीज जो डाटा है ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो हम टाइम सीरीज डाटा जो काल श्रेणी आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण के लिए हम तोरण का प्रयोग करते हैं, और तोरण को आपको अच्छे तरह से पता है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो तोरण को हम किससे बोलते हैं, तोरण जानते हैं ना आप। तोरण जो है आपका पाइलोन भी बोलते हैं उसको, आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बार डायग्राम भी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना आप। तो यहाँ पे तोरण जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा संचयी वार्ता बारंबारता वक्र, यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो तोरण को हम इस नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया 21 नंबर में, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब आरंभ हुई थी या प्रारंभ हुई थी। इससे पहले ये क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब हुई थी। अभी इसमें पूछा गया है सीधा सीधा भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 1951 में। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी देखा था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फर्स्ट जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ इसकी हुई थी ना, ऑफिशियल सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया, वो बताना है आपको डेट, तो 1951। 22 नंबर है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, किसने किया था, यानी कि हु अटेम्प्ट्स द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हाउ डिड द रेलवे अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो लोग लंबी यात्राएं कर सकते थे, ये भी सही है। कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, ये भी सही है। जान मान की हानि नहीं हुई, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के बाद में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। विच इकोनॉमिक सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, पूंजीवादी जो है ये पूंजीवादी निजी निजी में आता है, ये निजी होती है, और ये समाजवादी होती है सरकारी। तो हमारा जो है वो निजी भी है सरकारी भी, मतलब आपका भी हक है और सरकार का भी हक होता है कुछ चीज़ों पे, और कुछ चीज़ों पे आपका हक होता है। तो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित इकोनॉमिक्स है। इसके बाद में 25 नंबर इसमें है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन रूलर्स बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉनिकल पीरियड। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा देखिए, भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और भारत को एक विशाल बाजार बनाना है। ए और बी दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि टू मेक इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टू मेक इंडिया एज ह्यूज मार्केट। इसके बाद है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये मांग और पूर्ति अगर दोनों होगी तभी जाके कीमत निर्धारण होगा, ये कितना बिकेगा और कितना बनाना है उसी के हिसाब से जो है पैसे उसके बनाए जाएंगे। बाई विच प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड इन द मार्केट, यहाँ पे हो जाएगा मांग
केवल मांग नहीं होगा, केवल पूर्ति नहीं होगा, मांग और पूर्ति दोनों होगा। यहाँ सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो हमारा बोथ बाई डिमांड एंड सप्लाई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो बाई व्हेन वाज द नेशनल प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 27 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा 1938 ईस्वी में, 1938 में। इसके बाद है आपका पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? सभी को पता है कि जो आपके सेंसस होते हैं वो 5 ईयर प्लान के, वो होती है 5 सालों की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब बच्चे बता सकते हैं, 8वीं का बच्चा भी बता सकता है। इसके बाद है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके 2 ही सेट जारी किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सेट। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परचेजिंग पावर? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वो सार्वजनिक। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो सार्वजनिक है, यानी कि ये सार्वजनिक को बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? व्हेन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका, कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, जैसे ही हमारा आज़ादी हुई थी उसके बाद अनाउंस हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम 31 नंबर पे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे पूछा गया है, वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो सभी को पता होगा, कोलकाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक खालिस्तान है। तो यहाँ पूछा गया यहाँ पर ऑथेंटिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ किससे हो जाए? सकल घरेलू उत्पाद से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो WTO व्हेन वाज जो है आपका सीधा सीधा पूछा गया, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? तो यहाँ पर जो आ जाएगा 1995। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? तो यहाँ हो जाएगा 1991 में। इसके बाद में है आपका प्रत्यक्ष कर खालिस्तान पे लगाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स इज अप्लाइड ऑन व्यक्ति की आय पर, यानी कि ऑन द इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल। जो भी व्यक्ति कमाएगा उसके ऊपर जो है प्रत्यक्ष कर लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस इज अप्लाइड ऑन जो है पर्सनल इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए इंडिविजुअल या पर्सनल इनकम। इसके बाद में है विनिवेश का उद्देश्य क्या है? यहाँ पूछा गया व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आपका जो है इन्वेस्टमेंट? तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय अनुशासन बढ़ाने के लिए, आधुनिकरण में सहायता देने के लिए, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इन सभी को सही मानेंगे हम। यानी कि इसमें क्या है, ऑन द इकनम ये जो है टू इंक्रीज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हेल्पिंग इन मॉडर्नाइजेशन, और उसके अलावा जो है कलेक्शन ऑफ इनकम बाय द गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आएंगे। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद में है आपका योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो यहाँ पे कौन होते हैं? तो अभी मैं आपको बता दूं, हमेशा जो है नीति आयोग, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई? तो व्हेन वाज टाटा स्टील कंपनी स्टैब्लिश? तो ये हुई थी 1907 में, 1907 में। इसके बाद में है टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? टाटा स्टील, यानी कि इन हाउ मैनी कंट्रीज इज टाटा स्टील इज वर्किंग? तो 26 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक का पहले जो नाम था वो था IBRD। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल बैंक ऑफ री आपका जो है री इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, दोबारा बता देता हूँ, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये है विश्व बैंक का पहला नाम, और इसके बाद में इसको फिर हम बाद में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानने लगे। तो ये थे 40 प्रश्नों के उत्तर, और ये 40 प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। सेट 2 के लिए भी कमेंट कर दीजिए, आपका सेट 2 भी इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में जो है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बाई विच नेम द वर्ल्ड बैंक इज़ नोन? तो उसको बोलते हैं हम IBRD। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सामने प्लेलिस्ट आ रही है, अब अपने क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के लिए हमारे पास भेज सकते हैं, आपके सोल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।